बाजार मूल्य एक व्यक्त जीडीपी, ठीक है, तथा बाजार मूल्य पे व्यक्त जीएनपी की धारणा या घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच संबंध। देश के भीतर गैर निवासियों द्वारा जो अर्जित आय है या घरेलू उत्पाद या आय की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद में आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार देश के निवासी इकाइयों द्वारा देश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निवल विदेशी आय किसको कहते हैं कि देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय तथा गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय का अंतर जो होता है उसको निवल विदेशी आय कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है कि जीएनपी माइनस जीडीपी। तो निवल विदेशी आय मान के चलते हैं कि बाहर से अमेरिका से 200 करोड़ रुपये आ रहा है और भारत से 100 करोड़ रुपये कमा के जा रहा है, तो 100 करोड़ तो प्रॉफिट ही हुआ। तो इसी को कहते हैं निवल धारणाएं। तो निवल धारणाएं क्या होती है, तो नेट कॉन्सेप्ट, तो इसको हम मेन रूप से बाजार मूल्य पे जो साधन लागत होता है उसमें हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो हमको निवल धारणाएं या हमको निवल विदेशी आय प्राप्त हो जाता है। जैसे कि जीडीपी में अगर हम उसका डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमको एनडीपी प्राप्त होगा। जीएनपी पे अगर हम उसका हास घटा देंगे तो एनएनपी प्राप्त होगा। जीडीपी पे तो एनडीपी, जीएनपी पे तो एनएनपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, एनडीपी, ये किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी कि हास को घटा के प्राप्त किया जाता है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करती है। तो एनडीपी बराबर क्या होता है, तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। और एनडीपी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो घिसावट के कारण जो इकोनॉमी को समझने में मदद मिलता है। और एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि हर एक राष्ट्र की अलग अलग दरें होती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम डिप्रिसिएशन घटा दें तो हमेशा एनएनपी होगा, यानी कि जब भी नेट निकलेगा वो डिप्रिसिएशन घटा के ही होगा। दूसरा क्या तरीका है कि जीडीपी में अगर हम विदेशों से होने वाली आय मान के चलते हैं 200 रुपया और मूल्य कटौती यानी कि डिप्रिसिएशन घटा दें तो हमको एनएनपी मिल जाएगा। एनएनपी के विभिन्न उपयोग क्या है, तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है और एनएनपी की देश की कुल आबादी से भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। कर छूट तथा राष्ट्रीय आय संबंध, अप्रत्यक्ष कर तथा अनुदान को एक साथ रखने पे भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र है साधन लागत पे राष्ट्रीय आय। एनएनपी एमपी, जब हम उसको अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और अनुदान को जोड़ देते हैं, मान के चलते हैं 100 है, अप्रत्यक्ष कर 20 का रहा होगा लेकिन 30 का हम अनुदान दे दिए तो ये चीज़ जोड़ा जाता है यहाँ पर। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर वर्ष और विधि में संशोधन। 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004 से 5 को घटा के 2011 से 12 कर दिया गया है। नई श्रृंखला में अब जो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है जिसको जीडीपीएफसी कहते हैं का आकलन धारणा को घटाकर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपीएमपी कहते हैं उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो सीएसओ की नई धारणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्यवर्धन ग्रोस वैल्यू एडेड जिसको जीवीए कहते हैं के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल कीमतों का प्रयोग किया जाएगा। मूल कीमत कैसे पता करते हैं, जब क्रेता से प्राप्त कीमत में अगर हम कर भी घटा दें और अनुदान जोड़ दें तो हमको मूल कीमत मिल जाता है। बाजार मूल्य पे जीडीपी उत्पाद व उत्पादन करों को सम्मिलित करता है एवं उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। सीए मतलब हो गया कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, ओएस मतलब हो गया परिचालन अधिशेष, एमआई मतलब हो गया मिश्रित आय और सीएफसी हो गया मिश्रित पूंजी का उपभोग। जीबीए मूल मूल्य पे क्या होता है कि सीई जोड़ लो, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, परिचालन अधिशेष या मिश्रित आय, दूसरा मिश्रित पूंजी का उपभोग और इसमें कर सकते हैं उत्पादन कर और उत्पादन अनुदान दोनों को जो भी हो जाए। जीबीए साधन लागत पे करते हैं तो जीबीए पर मूल मूल्य उसमें घटा देंगे हम उत्पादन अनुदान घटाने के बाद उत्पाद कर। जीडीपी बाजार मूल्य पे करते हैं तो जीबीए मूल मूल्य पर प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद अनुदान। यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया जाता है जो वहाँ 1993 से ही प्रयोग में है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान
अनुमान लगाने के लिए 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया संपूर्ण अर्थव्यवस्था को। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, परिवहन संचार व व्यापार तीसरा है, वित्त और वास्तविक संपदा चौथा है, और सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र पांचवा हो गया, और विदेशी क्षेत्र छठा हो गया। सकल राष्ट्रीय आय, जिसको जीएनआई में हास को घटा दे तो एनएनआई ज्ञात हो जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय के विभिन्न अनुमान कौन से हो सकते हैं? पहला तो एक अग्रिम अनुमान होता है जिसको एडवांस एस्टिमेट कहते हैं, शॉर्टकट में यही कहते हैं। 2 महीना पहले एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है और इसका तिथि है 7 जनवरी। एक है अनंतिम अनुमान, जिसको कहते हैं प्रोविजनल एस्टिमेट, पी भी कहते हैं इसको, एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है और ये अनुमान वित्त वर्ष पूरा होने के 2 महीने बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि है 31 मई। अनंतिम अनुमान पीयू को पहले संशोधित अनुमान आरई कहा जाता था। पहला संशोधित अनुमान एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्त वर्ष पूरा होने के 10 महीने बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि 31 जनवरी है, जिसे त्वरित अनुमान क्यूई भी कहते हैं। दूसरा संशोधित अनुमान ये 1 वर्ष 10 महीने बाद जारी किया जाता है और अनुवर्ती वर्ष के 31 जनवरी को जारी किया जाता है। तीसरा संशोधित अनुमान 2 वर्ष 10 महीने बाद जारी किया जाता है और जारी करने की अनुवर्ती 2 वर्ष के बाद 31 जनवरी को किया जाता है। अभी बात कर लें आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। 2022 से 23 के निर्धारण वर्ष के बारे में हम बात करेंगे। मूल्य के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद, मौजूदा कीमत पर जो जीडीपी है वो 2,73,000 लाख करोड़ है, जो कि 15.4% की वृद्धि थी। स्थिर मूल्यों पर जो जीडीपी रही 157 लाख करोड़ की है, 7% की वृद्धि रही। मूल कीमतों पर जो वास्तविक जीबी रहा वो 145 करोड़ का रहा, लगभग 6.7% की वृद्धि रही। और मूल कीमतों पर वो वास्तविक जीबी लगभग 247 लाख करोड़ रुपए की रही, लगभग 15.8% की ये वृद्धि है। और प्रति व्यक्ति वार्षिक शुद्ध राष्ट्रीय आय जो मौजूदा कीमतों पर निकली है वो 1,70,620 निकली है, जो कि 12.08% वृद्धि है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई वो देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कुल, तो द्वितीय क्षेत्र 4.1, फिर तृतीय क्षेत्र 9.1 और कुल 7%। विविध पढ़ लेते हैं। उत्पादन लागत पे निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से ही संबंधित है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर पे स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से हमेशा अधिक ही होगा। और दूसरा बात है कि विकास का सही क्रम क्या है, प्रति व्यक्ति आय, PQLI और STI। मूल्यह्रास कैसे निकलते हैं? जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद को घटा देते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद से तो हमको मूल्यह्रास पता चल जाएगा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ड्रेन का सिद्धांत सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने किया था। और किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है सकल घरेलू उत्पाद है। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक नियोजन के बारे में। केंद्रीकृत नियोजन जो है सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था और भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी पहला प्रस्ताव 1934 ईस्वी में लाया गया था। विश्व सवरैया की पुस्तक जो थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की बात की गई थी इसमें। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत करी थी। तो भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्व सवरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी और इसमें 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्ग समिति ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में दिया था। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन करी थी। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान बनाया गया था, जो कि 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी और इसके सूत्रधार थे सर आरदेशिर दलाल थे और स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार यहीं से आया। 1944 ईस्वी में भी भारत सरकार ने नियोजन व विकास विभाग नामक एक विभाग खोला था। इस वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना भी बनाई थी। फिर 1945 में श्री MN राय ने जन योजना पीपल्स प्लान बनाया था और 1950 ईस्वी में जयप्रकाश जी ने सर्वोदय योजना भी बनाया था। तो 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति बनी थी और ये 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था, जो कि एक गैर संवैधानिक संस्था है लेकिन एक परामर्शदात्री निकाय है। 1 अप्रैल 1951 से ये काम करना शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष गुजारी लाल नंदा थे और 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी
1951 से 56 ईस्वी में बनी। इसको हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। ये अर्थव्यवस्था के संतुलन पे ज़्यादा फोकस करा और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस दौरान राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई और मतलब कि प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। और इस योजना काल में कई बड़े सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे भांगड़ा नंगल व्यास परियोजना और दामोदर। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई थी। मात्र 6% राशि ही उसमें दिया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 ईस्वी में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 ईस्वी के बीच चला था, इस योजना पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर थी और इसमें समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य रखा गया था और इसमें राष्ट्रीय आय को 25% की वृद्धि का उद्देश्य रखा गया था। भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को 24% राशि दी गई थी। यातायात और संचार पर भी फोकस किया गया था, जिसमें 28% राशि दिया गया था। अनेक महत्वपूर्ण बड़े उद्योग खोले गए, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। इस समय इस्पात का कारखाना खोला गया था। पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य और उपलब्धि क्या क्या हुई। पहला जो था 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, 61 से 66, फिर 69 से 74, 74 से 78 तक चला। लक्ष्य रखा गया था इसमें 2.1 का 3.6% लिया। 4.1 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 4.1% ही वृद्धि हुई। 5.6% का जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य रखा गया था, 2.8% ही रहा। 5.7% रखा गया था जीडीपी का लक्ष्य, लेकिन 3.3% ही रहा। और फिर जब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 4.4% रखा गया तो 4.83% ही रखा गया। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि 7 एक वर्षीय योजनाएं भी बनी, जो कि 1966-67 से चल के 67-68 तो इसी तरह चलता रहा और फिर 80 में ब्रेक लिया और फिर 90-91 और फिर 91-92 में भी चला था। और आर्थिक और सामाजिक जो योजनाएं हैं उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है, जो कि 7वीं अनुसूची में है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 66 के बीच चला था, लेकिन इसके बाद 66 से 69 के बीच जो रहा वो अवकाश योजना कहते हैं, जिसमें 3.8% वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं। यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल के आधार पर था। इसको गाडगिल योजना के रूप में भी जानते हैं। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर होना। ठीक है, इसमें कृषि और उद्योग पर फोकस किया गया था। 1964 में सोवियत संघ की सहायता से बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना करी गई थी और ये योजना असफल रही क्योंकि भारत चीन युद्ध हो गया था। लेकिन इसी समय हरित क्रांति ने भी जन्म लिया था, जिसमें MS स्वामीनाथन और ई बोरलोक तो जानते ही हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना 1965 में हुई थी, आनंद नामक स्थान पे। दूसरा, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था भी 1962 में हुआ, अंबिका नगर में। फिर 1960 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, फिर 1964 में गहन मवेशी विकास कार्यक्रम परियोजना शुरू की गई थी। इसके बीच योजना अवकाश आया, जो कि 1966 से 69 ईस्वी के बीच चला। भारत में योजना अवधि में अभी तक 3 बार योजना अवकाश आया है। 3 वार्षिक योजनाएं तैयार हुई थी, जिसमें से कृषि और उद्योग को ही प्राथमिकता दी गई थी। इसका प्रमुख कारण है भारत पाक संघर्ष, दूसरा सूखा और मूल्य स्तर में वृद्धि, और इसमें 3.8% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1969 से लेकर 74 ईस्वी में चालू हुई थी। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है और इसमें स्वामित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी और समाजवादी समाज की स्थापना का भी यहाँ पर विशेष जोर दिया गया था। सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया था और भारत की कृषि वृद्धि दर यहाँ पर सर्वाधिक रही है और परिवार नियोजन कार्यक्रम यहाँ पर ही अपनाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। और विकास केंद्र उपागम 5वीं योजना में दिया गया विशेष बल, लेकिन स्टार्ट यहीं हो गया था। श्वेत क्रांति स्टार्ट हो गया था, ऑपरेशन फ्लड जिसको कहते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राजाओं को मिलने वाली प्रीफरेंस को ख़त्म किया गया। हरित क्रांति के अब तक नतीजे निकल चुके थे और भारत पाक युद्ध इस योजना अवधि के दौरान भी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी। और एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 से शुरू कर दिया गया था और कई जगह बफर स्टॉक बनाए गए थे, जिसमें 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की कल्पना की गई थी। और 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ के नारे भी दिए गए, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं रहा क्योंकि मौसम की प्रतिकूलता थी और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन भी भारत में हो गया था।
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 के बीच था, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ये 4 वर्ष ही चला था और इसमें उद्देश्य था कि आर्थिक अस्थायित्व प्राप्त कर ले। और इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम अपनाया गया था 1975 में। गरीबी और बेरोजगारी पर पहली बार फोकस किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वो काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रम चलाए गए थे। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी, फिर बाद में उद्योग और खनिज को भी दिया गया। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। फिर इसके बाद अनवरत योजना चला जो कि 1978 से 1980 के बीच में चला। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व के दौरान जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था। उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता की समाप्ति कर दी गई थी, शराबबंदी कर दी गई थी और जन वितरण प्रणाली का और भी ज़्यादा विस्तार हुआ था। सार्वजनिक बीमा योजना की भी शुरुआत की गई थी। और अनवरत योजना का जो प्रतिपादन किया था वो गुन्नार मिर्डल ने किया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था जिक्र। और इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी के सरकार DT लाकड़ा वालों को दिया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 ईस्वी के बीच चली थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था और ग्रामीण विकास कार्यक्रम को फोकस किया गया था। फिर इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 के बीच चली थी। इसका उद्देश्य क्या था कि उत्पादकता को बढ़ाना था, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर तैयार करने थे, श्रम और न्याय पर ज़्यादा फोकस किया गया था, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को ख़त्म करने के लिए काम किया गया और देशी तकनीकी विकास पर भी फोकस किया गया था। और इसमें इस सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा था भोजन, काम और उत्पादन। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। और इस योजना में परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को भी सरकारी क्षेत्र इतना महत्व दिया गया था। और जवाहरलाल योजना जो 1989, फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला, फिर राष्ट्रीय साक्षरता निगम चला, फिर सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में कर दी गई थी। और फिर ये भी योजना अवकाश जो है 1990 से 92 के बीच चला था। ये राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण ये योजना अवकाश बना था। और इसमें मेनली था कि कर सुधार संबंधी चैलिया समिति बनी, 1991 में इसको नियुक्त कर दिया गया था। और फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष NRF की भी स्थापना कर दी गई थी। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से लेकर 97 तक चली थी और मानव संसाधन का विकास इसका प्रमुख उद्देश्य था। आधारभूत ढांचे पर भी काफ़ी फोकस किया गया था, भारी उद्योग पर कम फोकस किया गया और आधारिक संरचनाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की गई थी और इसमें ये था कि गरीब महिलाओं को आमदनी मिले और संपत्ति निर्माण कर सके, उसके लिए उसको लघु ऋण प्रदान किया जाता था। इसलिए जो कोष की सीमा 31 करोड़ रुपया तक बढ़ा दिया गया था। और मतलब कि इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूरी तरह समाप्त करने का उद्देश्य बनाया गया और महिला ढोने की जो प्रथा थी उसको भी खत्म कर दिया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 में आई, फिर इसके बाद 2002 से लेकर 2007 में 10वां आया और उसी तरह 2007 से लेकर 2015 तक 11वां आया। ठीक है, 2007 से 12 तक और 2012 से 2015 तक 12वां चला। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण पर फोकस किया गया और समानता के साथ विकास को फोकस किया गया, लेकिन यह योजना असफल रही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी जोरों पे थी। क्षेत्रीय संतुलन पर भी फोकस किया गया, भुगतान संतुलन को ध्यान में रखा गया, विदेशी ऋण भार को कम करने का प्लान बनाया गया और खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्लान बनाया। प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। जड़ी बूटी और औषधीय मूल के जो पेड़ पौधे थे उसका प्राकृतिक संसाधनों में समुचित उपयोग हो सके और उसका संरक्षण हो सके, इस पर फोकस किया गया। फिर उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आ गई जो 2002 से लेकर 2007 के बीच चला था। इसमें था कि गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर दी जाए, ऐसा प्लान बनाया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच चला था। ये स्टार्ट 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गया था और इसमें मुख्य लक्ष्य था कि तीव्रतम और फिर समावेशी विकास यानी कि संतुलित विकास हो और इसका वृद्धि दर 8.3% रहा।
कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का जो विकास रहा 3.3%, 6.6 और 9.8% रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 ईस्वी के बीच चला। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। फिर इसके बाद नीति आयोग आ गया। नीति आयोग तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग की स्थापना की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी हो, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण हो, राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकताओं से देखा जाए, सशक्त राज्य के शक्तिशाली होने से ही एक सशक्त राज्य का निर्माण होगा, सहयोगपूर्ण संवाद हो, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए और जो रणनीति बने या फिर जो मुद्दे बने वो दीर्घावधिक नीतियाँ बने। और भारत में अधिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। छठी आर्थिक गणना 2014, इसकी रिपोर्ट 30 जुलाई 2014 को प्रकाशित की गई थी। छठी आर्थिक गणना के अनुसार जो उद्यम संख्या के आधार पर जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश पहला है, फिर महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। और 3 शीर्ष संघ शासित क्षेत्र जो हैं वो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी है। सर्वाधिक रोजगार वाले 5 शीर्ष राज्य जो हैं वो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, फिर इसके बाद गुजरात है। उसी तरह 3 शीर्ष केंद्र शासित क्षेत्र जो है दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी है। प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से देखा जाए तो उसमें मणिपुर, सिक्किम, असम, नागालैंड और तेलंगाना आता है। और केंद्र शासित में अंडमान निकोबार द्वीप पहला, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा। उसी तरह अगर 5वीं मतलब कि वृद्धि देखा जाए मतलब रोजगार के आधार पे तो मणिपुर, असम, सिक्किम, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आर्थिक गणना कब कब हुआ है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6 बार हो चुका है। पहला 1977 में हुआ था, फिर 80 में हुआ, फिर 90 में हुआ, फिर लगभग 2000 के आसपास 98 में हुआ, 2005 में हुआ, फिर 2014 में हुआ था। और फिर डायरेक्ट हम पढ़ने वाले हैं गरीबी। तो गरीबी को नापने का 2 विधि है, 2 सापेक्ष विधि है। पहला है लॉरेंस वक्र और दूसरा है गिनी गुणांक। तो लॉरेंस वक्र कैसे देखते हैं, ये पूरा का पूरा है लॉरेंस वक्र और ये है समता लाइन, ये है समता लाइन। और यहाँ पर जितना ये ज़्यादा दूरी रहेगा यानी कि गरीबी उतना ज़्यादा कम है, जितना कम रहेगा यानी कि उतना कम गरीबी है ये। और यहाँ पर एक्स अक्ष में दिखाया जाता है आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत और कुल आय का संचयी प्रतिशत ये दिखाता है। लॉरेंस वक्र जो है, लॉरेंस वक्र पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठ सकता है और पूर्ण असमानता रेखा के नीचे नहीं जा सकता है। ये बढ़ती हुई उत्तल फलन की तरह दिखती है। लॉरेंस वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी।